Hello everyone. In this video, I will discuss some important question from biology, and these are mixed questions. ठीक है, क्वेश्चन मिक्स रहने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन हैं ये। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हमारा वो केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा कर पढ़ना है। अभी ओनली फोकस करना है आपको, सिर्फ NCERT पे फोकस करिए, और आपको थ्योरी पोर्शन ज़्यादा कवर करना है अच्छा खासा। और इस बार पैटर्न भी चेंज हो रखा है आपका, तो हो सकता है क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस है जैसे पैटर्न बना हुआ है क्वेश्चन का, इजी क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी मॉडरेट लेवल का पेपर बन सकता है। तो बेसिकली आपको जो पढ़ाई होनी चाहिए वो अच्छी लेवल की होनी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी गन इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन द बॉडी। शरीर में विषहरण में शामिल प्राथमिक अंग कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका रहता है किडनी, लिवर, लंग, पैनक्रियाज। तो आपने जब एनाटॉमी पढ़ रखी है, बायोलॉजी की एनाटॉमी आप पढ़ोगे, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें हर एक फंक्शन यानी हर एक ऑर्गन के आपके फंक्शन पता होने चाहिए। उनका जो हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और हमसे पूछा गया कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा ऑर्गन करता है। याद रखना जो होता है इसका काम, मेन फंक्शन क्या इसका होता है, लीवर का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, लीवर का मेन फंक्शन होता है। इसलिए कहते हैं जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, जो शराब पीते हैं, तो उसका जो ज़्यादा असर पड़ता है वो लीवर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब अल्कोहल जो होता है वो आपका ब्लड में जाता है, तो उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो आपका लीवर करता है, और उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए जो होता है, ठीक है, तो इसका जो काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का बॉडी में, वो लीवर का आता है। फिर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इन द एडल्ट, ठीक है, हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट। ठीक है, कार्डियक साइकिल का क्या एवरेज ड्यूरेशन होता है। तो व्हाट इज कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होती है। तो बेसिकली आपका जो हार्ट बीट होती है वो आपका कंटिन्यूसली चलती रहती है, यानी हार्ट पंप करता रहता है कंटिन्यूसली, और उसका एक साइकिल चलता है कि कब सिस्टोल होता है, कब डायसिस्टोल होता है। तो उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और इसका जो टाइम सेकंड फ्रेम होता है आपका 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड होता है। इट मीन्स आपको याद होगा कि जो हार्ट बीट होती है वो आपके कितने, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो अगर आप उसे 72 को 60 सेकंड से आप डिवाइड करोगे तो आपका 0.8 आएगा। ठीक है, तो यानी एक साइकिल जो हार्ट बीट की होती है वो आपका 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। ये आपका NCERT में भी दे रखा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कुछ टाइप ऑफ ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए आपका कौन से ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई गेस सबको पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा प्लेटलेट होता है। और ठीक है, प्लेटलेट इसका राइट आंसर होगा आपका, यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपका, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर आपका जो होता है कौन सा ब्लड ग्रुप आता है इसमें से। तो राइट आंसर विल बी O ग्रुप। O ग्रुप जो होता है आपका ये यूनिवर्सल डोनर होता है। बाकी आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये आपका RH ग्रुपिंग सिस्टम होता है। और AB ग्रुप जो होता है आपका ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी ये देता नहीं सिर्फ ले सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लड ग्रुपिंग अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। एवरीवन सबको पता होगा, इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। फिर फंक्शन क्या आता है, एड्रेनालिन का फंक्शन देख लो आप। एड्रेनालिन जो होता है आपका रस हार्मोन होता है, यानी कि ये इमरजेंसी हार्मोन सिचुएशन में रिलीज होता है। ठीक है, ये इसे हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, एंड कॉर्टिसोल आपका ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो इस तरीके से सारे हार्मोन फंक्शन और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट डज ECG स्टैंड फॉर इन मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्म में ECG का क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG का आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये आपकी जो वेव चलती है, जैसे NCERT में दे रखा है, लाइक इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। एंड यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन भी कर रखा है कि PQRST क्या होते हैं। तो PQRST वेव्स क्या होती हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, कब सिस्टोल होता है, कब डायसिस्टोल होता है, और कितने लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द वैक्सीनेशन। तो अगेन कई बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन डिजीज का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है कि वैक्सीनेशन आपकी कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो वैक्सीनेशन जो होती है आपकी एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है आपका एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर C। जो वैक्सीनेशन होता है आपका ये आर्टिफिशियली दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने जो होता है इसे अपने तरीके से तैयार किया होता है, कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया होता है। और ये आपका जो होता है बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी को जो होता है वो आपका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपका अगला, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर विल बी हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू।
और सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसको स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, और अगर उसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं अगर बॉडी के, तो आपका जो होता है एनाटॉमी में आता है वो। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट इन द बॉडी। वॉलंटरी मूवमेंट के लिए आपका कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, शरीर में स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए किस प्रकार की मांसपेशियां जो होती हैं वो आपका जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन में क्या आता है आपका, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है एंड इनवॉल्यूटरी मसल है। तो राइट आंसर विल बी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती हैं आपकी वॉलंटरी मूवमेंट के लिए आती हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वॉलंटरी लिखा है इनवॉलंटरी लिखा है, इसको आपको अच्छे से देखना है। फिर आपकी स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स आपकी जो होती हैं आपकी विसरल ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। बेसिकली आपको जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे आपकी स्मूथ मसल पाई जाती है जो कि आपकी इनवॉलंटरी होती हैं, और कार्डियक मसल आपको पता है आपकी हार्ट में पाई जाती है। तो तीनों मसल के जो फंक्शन और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको याद रखना है। करेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस की इसके जो स्ट्रक्चर होता है, किसमें कौन सा न्यूक्लियस यानी किसमें कौन सी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये भी याद रख लेना, हो सकता है मिक्स करके क्वेश्चन आपसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन है आपका, कुछ टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द वैक्सीनेशन। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, कौन सी इसका राइट आंसर होगा आपका एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखना। फिर क्वेश्चन आपका आता है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर द न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा पार्ट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है वह ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सारे पार्ट इसके जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, बट न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो इसको याद रखना। आपका जो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, यानी जो आपकी छोटी आंत होती है वहाँ पे आपका जो होता है वो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो इसको अच्छे याद रखना। फिर क्वेश्चन है आपका, कुछ टाइप ऑफ इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। अगेन इसको मार्क कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि बेसिकली आपका कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो ये आपका होता है डी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए, ठीक है। इस तरीके से एक शॉर्टकट याद कर लो, डेगा याद कर लो, ठीक है, डी ई के ए। ये आपके जो होती है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये आपके फैट में सोल्यूबल होते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होती है आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन सी होती है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन सी होती है, तो राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। और ये आपके जो होता है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो दोनों विटामिन कौन से होते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। फिर क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर द हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट, ठीक है। आराम में एक अवस्था में एक स्वास्थ्य वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर क्या होती है। तो जो सामान्य श्वसन दर होती है वो कितनी होती है आपकी, वो होता है 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट होती है आपकी नॉर्मल, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट होती है। फिर क्वेश्चन आता है, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, ये पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं स्किन को, और ये आपके जो होता है कि स्किन के किस लेयर में होती हैं। तो बेसिकली आपका जो स्किन होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है स्किन की वो होती है आपकी एपिडर्मिस, और ये जो होते हैं आपके एपिडर्मिस में ही पाया जाता है। तो मेलानोसाइट जो होता है आपका ये एपिडर्मिस पाया जाता है, और ये आपका जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है स्किन को। लाइक किसी का कलर स्किन का जो होता है ब्लैक होता है, किसी का, ठीक है, थोड़ा सा सांवला होता है, या किसी का व्हाइट होता है। तो डिपेंड करता है कि उसकी स्किन में मेलानोसाइट की संख्या कितनी है, यानी पिगमेंटेशन कितना है, उस हिसाब से उसका जो स्किन का कलर होता है वो चेंज होता रहता है। फिर क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन बाइल। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बाइल कौन करता है और स्टोरेज कौन करता है। तो बॉडी में दो तरीके से होता है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन जो होता है वो आपका लीवर करता है, ठीक है, बाइल बनाता है लीवर है, बट स्टोरेज कौन करता है, गाल ब्लैडर करता है। तो इस पर क्वेश्चन कंफ्यूज ना होना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टोरेज कौन करता है बाइल का, तो आपका गाल ब्लैडर करता है, बट फॉर्मेशन कौन करता है बाइल का, तो वो आपका लीवर करता है। लीवर जो होता है वो फॉर्मेशन करता है, और गाल ब्लैडर जो होता है वो आपका स्टोरेज करता है और कंसनट्रेट करता है गाल ब्लैडर, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज कॉमनली नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन आपका कौन सा होता है इसमें से, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, और किस हार्मोन को आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर विल बी कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन। और एड्रेनालिन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, जो कि आपकी इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है, ठीक है। और ये अचानक से आपके ब्लड में जो होता है वो एनर्जी का लेवल इंक्रीज करवा देता है, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और एनर्जी जो सप्लाई होती है आपकी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि आपको इमरजेंसी कंडीशन में भागना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो हार्मोन होता है काम करता है। फिर क्वेश्चन है अगला, which skeleton यानी which system in the human body is responsible for the producing of hormone। तो हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए आपका बॉडी में सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम।
बेसिकली आपके एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी प्रकार के ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जितने प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं आपकी जो हार्मोन का उत्पादन करती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं। और ये आपका जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जितने भी आपके हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में, उसके लिए जिम्मेदार होता है। बाकी आपका स्केलेटन सिस्टम आपको पता होगा, बोन से रिलेटेड जो आपका होता है वो आपका स्केलेटन सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम में आपके सारे ये आपके जो ब्रेन आते हैं, सीएनएस आता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स आती हैं, और जो नर्व्स आती हैं सारे आपके नर्वस सिस्टम में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जितने भी पार्ट्स हो गए डाइजेशन से रिलेटेड, आपके सारे पार्ट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका विच टाइप ऑफ वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना हो, जैसे आपका अगर यहाँ पे हम एक हार्ट बनाते हैं, अगर यहाँ पे हम जो है हार्ट बनाया जाए, तो हार्ट आपका ये, ठीक है, तो ये आपका जो होता है ये आपका सेप्टम होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वाल्व होती है, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 वाल्व लगी होती है। तो ऊपर वाला पोर्शन आपका जो होता है ये एट्रिया होता है, और नीचे का पोर्शन जो है वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये वेंट्रिकल होता है, तो यहाँ पे 2 वाल्व लगी होती हैं जो आपके इस पोर्शन को और इस पोर्शन को कनेक्ट करती हैं, और यहाँ पे 2 वाल्व लगी होती हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों पोर्शन को कनेक्ट करते हैं। एक वाल्व यहाँ पे होती है और एक वाल्व यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 2 वाल्व होती हैं, और दोनों वाल्व का आपका अलग अलग नाम होता है। तो इस वाल्व को क्या बोलते हैं, आपका ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इसका जो राइट आंसर होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, इस वाल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व बोलते हैं, और इस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व आपका जो होता है वो राइट और, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जो कनेक्ट करता है वो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और जो मिट्रल वाल्व होता है आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्ट करता है। तो इसको याद रखना, ठीक है। और इसके बाद आपका जो सेमिन्यूलर वाल्व होता है और आयोटिक वाल्व होता है, और जो आपका सेमिन्यूलर वाल्व होता है ये आपका किधर जाता है, ये लंग्स को जाता है, और आयोटिक वाल्व आपका आयोटा में जाता है। तो वाल्व्स कितने होते हैं, और आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है वो आपका हार्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना, और इस पर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका कौन सा यहाँ पे जो होता है वाल्व पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका जो वाल्व मिलता है आपका मिट्रल वाल्व मिलता है। राइट एसिड वाल्व आपका जो होता है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो इंसुलिन के लिए आपका जो होता है ये पेनक्रियाज होता है, ठीक है। पेनक्रियाज जो होता है आपका ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। फिर आपका जो पेनक्रियास में अगर आप पढ़ोगे तो ये आपका लास्ट चैप्टर आता है क्लास 11 का चैप्टर, वहाँ पे पेनक्रियास के बारे में डिटेल तरीके से बता रखा है कि कौन से अदर हार्मोन रिलीज होते हैं। और पेनक्रियास में बेसिकली पेनक्रियास तो रिलीज करता है, ये पेनक्रियास के अंदर में कौन सी सेल होती है आपको रिलीज करती है। तो जब उसे आप अच्छे डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे से इस तरीके से तैयार करना है। बेसिकली एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को अच्छे से रीड करना है, ईजी ये भी है, ठीक है। तो आप जब अच्छे से पढ़ लोगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो व्हाट डज द बीएमआई स्टैंड्स फॉर। बीएमआई क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। बीएमआई जो होती है आपकी बॉडी मास इंडेक्स होती है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स होता है जो कि आपका 18 से लेकर के 24 के बीच में जो होता है ये आपका नॉर्मल वैल्यू आता है। इसके अंदर में आप अगर 18 से नीचे आते हैं आप जो होता है अंडर वेट होते हो, अगर 24 के ऊपर जाते हो तो आप ओवर वेट हो जाते हो। तो इस तरीके से इसकी जो होती है वो आपकी वैल्यू होती है। वैल्यू याद रखना है, एक बार गूगल पर सर्च कर लेना कि जो एक्जैक्ट वैल्यू होती है वो पॉइंट में होती है, यानी 18.5 से लेकर के 24.5 अप्रॉक्स होता है शायद, ठीक है। एक बार गूगल करके देख लेना इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। और बीएमआई आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है which टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, अवे फ्रॉम द हार्ट हमसे पूछा गया है। तो जो चीज़ें आपकी जो, ठीक है, जो वेसल्स आपकी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, और जो हार्ट की तरफ लेकर आती हैं उन्हें हम विंस बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगला क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को बांधने वाली प्रोटीन का क्या नाम होता है। उसका राइट आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका एक तरीके से प्रोटीन होता है जो आपके रेड ब्लड सेल आरबीसी में पाई जाती है, और इसका मेन फंक्शन होता है आपका जो ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल होता है उसको आपको कैरी करता है। कितने मॉलिक्यूल्स एक बार में कैरी करती है, 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करती है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स जो होती हैं आपके ये एक साथ में कैरी करती है, और ये आपकी जो होती है प्रोटीन होती है जो कि आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, हीमोग्लोबिन, ठीक। फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है विच स्ट्रक्चर इन द लंग्स फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में पाया जाने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को जो है फैसिलिटेट करता है। तो इसका जो आपका, ठीक है, राइट आंसर होता है आपका ये होता है एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। फेफड़े में कौन सी संरचना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सुगम बनाती है। तो राइट आंसर विल बी, इसका जो राइट आंसर होगा आपका होता है क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, ठीक है। एल्वियोलाई जो होता है आपका ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज को करवाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टर्म ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया मींस क्या होता है। तो ट्रैकीकार्डिया मींस होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका रैपिड हार्ट रेट, जो कि आपकी 100 बीट पर मिनट, ठीक है, 100 बीट पर मिनट से ऊपर आपका जाता है तो आपका ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन बनती है, जिसमें जो हृदय की गति होती है वो सामान्य से अधिक, ठीक है, धड़कता है, तो उसे हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। फिर क्वेश्चन है व्हिच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन।
अब ब्लड के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। जब आप इसे ब्लड कंपोनेंट आप द चैप्टर यानी क्लास लेवल के पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्लड में आपका जो होता है वो इसके जो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं और फिर प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड का, तो प्लाज्मा जो होता है आपका 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। 55% आपका जो होता है प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है और 45% जो होता है आपका ये फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके क्या आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं। प्लाज्मा में आपका क्या आता है, प्लाज्मा में आपके जितने भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। फिर आपसे हमको पूछा गया था कि क्या क्वेश्चन क्या था कि आपका कौन सा कॉम्पोनेंट जो था ब्लड का वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट और हार्मोन, तो राइट आंसर विल बी प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है आपके न्यूट्रिएंट और हार्मोन को जो कैरी करता है वो आपका प्लाज्मा होता है। फिर क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन होता है व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग में आपकी, ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी जो होती है आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर से, ठीक है, बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे। सो ब्रेस्ट मिल्क से आपका जो फर्स्ट मिल्क होता है यानी, ठीक है, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, सबको पता होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रम होता है। और जो मदर होती है आपकी, ठीक है, बेबी को कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो आपका जो होता है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट जो होता है वो पैसिव, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी जो होता है जो कि आपका, ठीक है, दूध से मिलता है। और बेबी को जो, क्योंकि वो बेबी जो होता है वो न्यू बॉर्न बेबी होता है और पोटेंशियली यानी उसको थ्रेट होता है कि जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उससे आपका जो होता है वो अभी उसका वो, ठीक है, बॉडी का वो एक तरीके से वो नहीं बन पाया होता है, तो इसलिए जो उसको जो होता है वो बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जो, ठीक है, जो मदर का मिल्क होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है और जो मदर होती है अपने मिल्क से जो होता है उसे नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है विच बैक्टीरिया कॉमनली रिस्पॉन्स फॉर द कॉजिंग ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि टीबी आपका इससे होता है, तो टीबी आपका जो होता है आपका बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट आंसर विल बी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अगेन आपके दो सिस्टम होते हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड सिस्टम होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो सबको पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या काम होता है, आपका न्यूट्रिएंट और गैस सप्लाई करना, इसके साथ साथ आपको जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर ले जाना। बट लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसको भी आपको पढ़ना है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, इसका जो काम होता है टू अब्जॉर्ब द डाइटरी फैट्स एंड रिमूव द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखो उसी से आपका जो सेल होता है वो आपका जो न्यूट्रिएंट लेती है सेल ना, वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेती है। जैसे अगर यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सारी सेल है और इसके बीच में जो आपका फ्लूइड भरा होता है, ये सारे जो इसके बीच में गैप है, ठीक है, इसके बीच में आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा होता है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही आपका जो आपका जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं, सारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होते हैं। और इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो होती है आपके सेल जो होती है वो आपका न्यूट्रिएंट्स को लेती है या और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालती है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज होता है ना वो आपका सेल का, तो वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होता है। तो बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करके वापस से ड्रेन बैक कर देता है, किसमें, ठीक है, वापस से विंस में ड्रेन बैक कर देता है जो कि आपका नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से चला जाता है। इस तरीके से जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। और इसका एक काम और होता है, ये आपका जो विलाई होता है इसमें, किसमें, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो विलाई होते हैं वहाँ पे जो फैट्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्ट आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो फंक्शन होता है आपका डायरेक्टरी फैट को ऑब्जॉर्व करना और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वापस से विंस में भेजना, जिससे आपका जो सर्कुलेट सिस्टम होता है वो नॉर्मल बना रहता है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेजर करने के लिए किस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर विल ईसीजी, ठीक है, ईसीजी का यूज़ करते हैं। बाकी आपकी जो हमारे होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सिटी स्कैन बोलते हैं, एक्सरेज होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डायग्नोसिंग में हेल्प करती हैं, जो कि आपकी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिंग में आती हैं यानी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में आती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे विच सब्सटेंस इन द स्टोमक प्रोटेक्ट द लाइनिंग फ्रॉम द एसिड डैमेज, ठीक है, कौन सा जो कि आपका जो स्टोमक में HCl पाया जाता है, ठीक है, जिसका जो pH होता है वो 1 से लेकर 2 तक होता है, तो वेरी हार्ड, ठीक है, इसका जो एसिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक, एसिडिक होता है और ये आपके जो होता है स्टोमच को काफ़ी ज़्यादा रूड कर सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो होती है म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि आपके स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका जो प्रोटेक्शन काम कम करता है, प्रोटेक्शन का काम जो होता है आपका म्यूकस करता है। म्यूकस जो होता है आपके एसिड से आपके स्टोमक को बचाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट डज द टर्म हेमोपायोसिस, ठीक है, हेमोपायोसिस आपका जो टर्म होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल मीन्स होता है हेमोपायोसिस।
यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है उसे हम हेमोपायोसिस बोलते हैं। तो इसको, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना। फिर क्वेश्चन बनता है आपका, व्हिच ऑर्गेनल इन द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, एवरीवन शुड नो एंड द राइट आंसर विल बी राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी तो बोलते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में आपका जो होता है वो आपका राइबोसोम इसके लिए जिम्मेदार होता है। फिर क्वेश्चन आपका बनता है, व्हिच पार्ट ऑफ द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेटिंग यूरिन। यूरिन के कंसंट्रेशन में कौन सा पार्ट होता है वो आपका किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। और जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे अच्छे से तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसका राइट आंसर होगा लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले जो होता है आपका ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखोगे, ये स्ट्रक्चर जो होता है आपका लूप ऑफ हैनले होता है। ये स्ट्रक्चर होता है वाटर के लिए परमेबल होता है, बट ये स्ट्रक्चर आपको वाटर के लिए परमेबल नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग। ये हैनलेस लॉ ऑफ लूप जो होता है ये असेंडिंग हैनलेस लॉ ऑफ लूप होता है। और ये जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है आपका, ये कंसंट्रेशन यानी यूरिन को कंसंट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे आपको वाटर, ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं होता बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो होता है ये, यानी इस काम के लिए जिम्मेदार होता है आपका लूप ऑफ हैनले। फिर क्वेश्चन आपका आता है, विच टाइप ऑफ मसल इज फॉर्म इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन आपके कौन से होते हैं, लाइक स्टोमक हो गया आपका, ठीक है, ये आपका जो ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग, वो आपके सारी हॉलो ऑर्गन होती हैं और जिसके अंदर सारा मटेरियल बनता रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस तरीके की मसल जो होती है हमारी हॉलो ऑर्गन में पाई जाती है, यानी खोखले अंगों में, दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर विल बी, इसका राइट आंसर होगा आपकी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती हैं आपकी इनवॉल्यूंटरी होती हैं, जो कि आपकी अनकंट्रोलेबल होती हैं, और ये आपकी जो होती हैं विसरल ऑर्गन्स एंड हॉलो ऑर्गन्स में आपकी पाई जाती है स्मूथ मसल्स। एक क्वेश्चन बनता है, विच एंजाइम ब्रेक डाउन फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कौन सा एंजाइम आपका ब्रेक करता है यहाँ पे। तो राइट आंसर है लाइपेज। लाइपेज जो होता है आपका ये फैट्स को, यानी इसको जो होता है इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो होता है आपका कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये आपके बेसिक यूनिट होती हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट होती है फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जो कि आपकी आगे चल के काइलोमाइकॉन का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से आपका ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जॉर्ब होता है। ये सारा काम आपका जो होता है ये लाइपेज करवाता है। फिर यहाँ पे जो है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे जिसके हमने प्रैक्टिस की है, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चन थे, अलग अलग चैप्टर से भी लिए गए क्वेश्चन थे। तो होप आई, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम जो यहाँ पे, ठीक है, चैप्टर वाइज जो अभी हमारा चल रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इशू है, यहाँ पे एग्जाम चल रहे हैं हमारे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अभी जो उस पर नहीं आ रही है। जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम वहाँ पे वीडियो अपलोड कर देंगे जो आपका चैप्टर वाइज, ठीक है, बनता है यहाँ पे। सो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।